हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 246 डिफरेंट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होने वाला है। एंड ये एग्ज़ाम आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे चल रही है, जिसमें हम सिलेबस वाइज सारे जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, उनको वन बाय वन कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो फार्मेसी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है, इससे पहले हमने 21 सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं, जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन हाइलाइटेड बॉक्स में दिखेंगे। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। आज की वीडियो में हम फार्मेसी प्रैक्टिस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक्स आ जाते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के। काफ़ी सारे मिक्स टॉपिक्स का ये सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड डे टू डे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। डे टू डे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनमें से किस टाइप के हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं? ये आपके हॉस्पिटल्स रहते हैं प्राइमरी हॉस्पिटल्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, डे टू डे केयर जो फैसिलिटीज़ हैं प्राइमरी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। जो आपका फर्स्ट लेवल रिकमेंडेशन हॉस्पिटल्स हैं वो आपका सेकेंडरी हॉस्पिटल्स रहते हैं। एंड जो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स रहते हैं वो आपके हाईली स्पेशलाइज्ड केयर रहते हैं, मीन्स किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स हो गए या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल्स हो गए, मेंटल डिजीज़ हॉस्पिटल्स हो गए। तो इस टाइप के स्पेशलिस्ट वाले जो हैं वो आपके टर्शरी हॉस्पिटल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल इज़ नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल जो है वो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई नहीं होता है? इसमें आपका ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स इस टाइप में आ जाते हैं, आई हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, किडनी हॉस्पिटल्स आते हैं। लेकिन पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स जो हैं ये आपके बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्लासीफाई नहीं होते हैं। ये जो पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं दे आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द क्लाइंट ग्रुप। किस बेसिस पे? क्लाइंट ग्रुप किस टाइप के वो सर्व करते हैं, जैसे पेडियाट्रिक में बच्चों के स्पेशलिस्ट जो आ जाते हैं, तो वो कैटेगरी आ जाती है। तो ये अलग कैटेगरी के हॉस्पिटल्स में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेस पे कौन से टाइप के हॉस्पिटल्स हैं? इसमें आपके एलोपैथिक हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, आयुर्वेदिक आ जाएंगे, होम्योपैथिक आ जाएंगे, इसके अलावा यूनानी हॉस्पिटल्स हो गए, फिजियोथेरेपी सेंटर्स हो गए, नेचर केयर सेंटर्स हो गए। ये सारे आपके जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन साइज लार्ज हॉस्पिटल्स आर। साइज के बेसिस पे लार्ज हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? लार्ज हॉस्पिटल्स में आपकी कौन सी कैटेगरी आती है? लार्ज हॉस्पिटल्स में जिनमें बेड साइज जो है वो 1000 या फिर उससे ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में 500 या फिर अबव भी देखने को मिलेगा। वो भी एक कैटेगरी जो है वो अलग वे में क्लासीफाई की जाती है। इससे कम होता है तो वो आपके मीडियम लेवल के, एंड जो लोएस्ट रहेगा लेस देन 100 वो आपके स्मॉल लेवल के हॉस्पिटल्स जो हैं वो रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है? हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव रहता है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन राइट डोज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। राइट मेडिकेशन अवेलेबल करवानी है, सही समय पे करवानी है, सही डोज उसकी होनी चाहिए, एंड मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट होनी चाहिए। मीन्स जो आपका कंज्यूमर है उसको कॉस्ट जो कम से कम लगनी चाहिए। देन नेक्स्ट है, टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की फंक्शनिंग को प्रोफेशनलाइज करना, एंड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसके? हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन
का कौन सा सिस्टम जो है वो इनमें से यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका मेनली 4 डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉस्पिटल्स में। एक आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम रहता है, एक आपका कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम रहता है, एक आपका यूनिट डोज सिस्टम रहता है एंड एक आपका कॉम्बिनेशन रहता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम का। ठीक है, तो ये मेन 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहते हैं ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर इन physician writes the prescription for individual patient who obtains the drug prescribed from any medical store or hospital dispensary by paying on charges is। ठीक है, ये एक टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पे फिजिशियन जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखता है इंडिविजुअल पेशेंट के लिए जो कि ड्रग्स को ऑब्टेन करता है, जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको ऑब्टेन करता है मेडिकल स्टोर से या फिर हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से अपने ऑन चार्जेस पे करके, मीन्स बाय गिविंग पेमेंट ये जो है वो ड्रग परचेज करता है। तो ये सिस्टम जो है ये सिस्टम आपका रहता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फ्लोर स्टॉक सिस्टम टाइप देर इज नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट्स अकाउंट। ठीक, कौन सा फ्लोर स्टॉक सिस्टम टाइप है जिसमें पेशेंट से कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये सिस्टम आपका रहता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड्स फॉर। यूनिट डोज सिस्टम में CUDD की फुल फॉर्म क्या है? तो CUDD स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल दैट द फार्मासिस्ट अटैचेस टू द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इज। ठीक है, अब कौन सा लेवल जो कि फार्मासिस्ट अटैच करता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में, वो लेवल क्या कहलाता है? सो दैट लेवल इज नोन एज डिस्पेंसिंग लेवल, जो कि कौन अटैच करता है? फार्मासिस्ट अटैच करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स इंक्लूड। एम्बुलेटरी पेशेंट्स में किस टाइप के पेशेंट्स आ जाते हैं? तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आपके इमरजेंसी आउट पेशेंट्स भी आते हैं। बेसिकली आपके आउट पेशेंट्स जो हैं वो आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स इमरजेंसी पेशेंट्स भी जो आपके स्पेसिफिकली आउट पेशेंट्स रहेंगे वो आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आएंगे। रेफर्ड आउट पेशेंट्स आएंगे, स्पेशल आउट पेशेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड हैव नो एक्सेप्टेड मेडिसिनल यूज इन द ट्रीटमेंट कम्स अंडर विच शेड्यूल फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, सो ये ड्रग्स आपके आते हैं शेड्यूल नंबर 1 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी। इनमें से ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा जो कि आपका हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहता है? तो ये आपका रहेगा रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम ईच मेजर स्पेशलिटी। हर एक मेजर स्पेशलिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन रहेगा वो आपका इन्वॉल्व रहेगा प्रिपरेशन में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व रहेगा एंड मेंबर ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट ये भी आपका इन्वॉल्व रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मूलरी इज टू प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ विद। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर्मूलरी का क्या रहता है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको प्रोवाइड करना है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, information of hospital policies and procedures governing the use of drug and special information regarding drug। तो ये सारे ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का मेन सेक्शन इनमें से कौन सा है? सो इसमें आपका मेन सेक्शन में क्या क्या आता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के? तो इसमें आपके 3 मेन सेक्शन रहते हैं फॉर्मूलरी के। एक आपका इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग ड्रग्स, ड्रग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन। ये 3 आपके मेन सेक्शंस रहते हैं फॉर्मूलरी के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी इज, पीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी इज फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी इंक्लूड, पीटीसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके रहते हैं एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मासिस्ट सर्व एज डैश इन पीटीसी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी में फार्मासिस्ट कैसे सर्व करता है, क्या उसका रोल रहता है? तो फार्मासिस्ट का रोल रहता है एज अ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आपका चेयरमैन रहता है, जो भी आपके फिजिशियंस रहेंगे, फिजिशियंस आपके चेयरमैन रहते हैं। एंड जॉइंट सेक्रेटरी में आपका नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, जो नर्सिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव इट कम्स अंडर जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआईसी स्टैंड्स फॉर, डीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? डीआईसी स्टैंड्स फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचसीज स्टैंड्स फॉर, सो पीएचसी की फुल फॉर्म क्या है? सो पीएचसी स्टैंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डीआईसी, डीआईसी का फंक्शन इनमें से कौन सा है? सो द फंक्शन ऑफ डीआईसी इज इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, इंफॉर्मेशन ऑन डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस रहते हैं, किसके रहते हैं? ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? सो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आपके ओरिजिनल आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये आपके प्राइमरी सोर्सेज रहते हैं। बाकी जो आपके फार्माकोपियाज हो गए, ठीक है, ये आपके टर्शरी सोर्सेज में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट्स आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। रेफरेंस बुक्स किस में आती हैं? तो रेफरेंस बुक्स जो हैं ये आपकी किस में आती हैं? दे ऑल्सो इन द टर्शरी सोर्सेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनाहल इज द सेकेंडरी सोर्स डाटाबेस विच फोकसेज ऑन, तो सिनाहल एक सेकेंडरी सोर्स डाटाबेस है जो किस पे फोकस करता है? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिनाहल इज क्यूमुलेटिव इंडेक्स, इट इज क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। ठीक है, तो फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पे फोकस्ड है। सो इट इज़ फोकस ऑन द नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटेंडिंग फिजिशियन शुड रिपोर्ट टू डैश अबाउट ईच केस ऑफ एडवर्स रिएक्शन, जो अटेंडिंग फिजिशियन है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। किसको रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा चेयरमैन ऑफ पीटीसी को, जो कि आपका मेन फिजिशियन रहेगा, अमंग फिजिशियंस में से ही रहेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स साइटेशन, सेकेंडरी सोर्स साइटेशन का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका फार्माकोथेरेपी जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स साइटेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमरस ड्रग्स सच एज फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस। ठीक है, सो दिस वन इज कंपेंडिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अप टू 200 बेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 200 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं? तो 200 बेड के लिए आपके 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें सारे एस्पेक्ट आपको देखने चाहिए। जो आपका 50 बेड्स रहेंगे अगर, तो इसके लिए 3 फार्मासिस्ट। अगर नंबर ऑफ बेड्स आपके अप टू 100 हैं तो 100 के लिए आपके 5। अगर आपके अप टू 200 हैं तो वो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, इट इज़ 8। अगर आपके 300 हैं अप टू 300 तो इट इज़ 10। एंड अगर आपके अप टू 500 हैं तो 500 के लिए आपके 15 फार्मासिस्ट। तो ये ट्रेंड इसमें रहता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल्स अ फार्मेसी शुड बी लोकेशन ऑन। सो फार्मेसी की लोकेशन क्या होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में? सो ये आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए या समटाइम्स फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकती है, बट मोस्ट रिलायबल जो है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी हार्मफुल रिएक्शन रिलेटेड टू द यूज ऑफ अ मेडिसिनल प्रोडक्ट which predicts hazard from future administration, warrants prevention or treatment, alteration of the regimen or withdrawal of the drug is known as an। so इस टाइप की जो हार्मफुल रिएक्शंस हैं इन्हें कहा जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर नॉट एसोसिएटेड विद डोज, मे और मे नॉट बी हार्मफुल एंड अकर बाय सेपरेट मैकेनिज्म। ठीक है, सो ये आपके होते हैं साइड इफ़ेक्ट जो कि डोज के साथ रिलेटेड एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, और हार्मफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में शो करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एडवर्स आउटकम दैट अकर्स व्हेन अ पेशेंट इज रिसीविंग अ ड्रग बट फॉर विच कॉजेलिटी हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड। ठीक है, सो कौन सा ऐसा एडवर्स आउटकम है जिस जो कि तब अकर करता है जब पेशेंट ड्रग को रिसीव कर रहा है, लेकिन इसमें कॉजेलिटी जो है वो डिटरमाइन नहीं की जाती है। तो दिस वन इज एडवर्स ड्रग इवेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश is related to the dose and predictable pharmacological action of the drug. This type of ADR can be managed by reducing the dose। ठीक है, सो ये आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहते हैं ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो बेसिकली आपके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं वो 5 टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के? 5 आपको पता होने चाहिए। नाम या टाइप से पूछ लिया जाता है, नाम से पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 5 कौन-कौन से हैं? ठीक है, आपका आता है टाइप ए रहता है जिसको कहा जाता है ऑगमेंटेड, जिसमें आपके साइड इफ़ेक्ट, सेकेंडरी इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाते हैं। दूसरा आपका आता है टाइप बी, दूसरा आता है आपका टाइप बी जिसको बिज़ारे रिएक्शंस कहा जाता है, जिसमें आपके एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आ जाते हैं। ये टाइप बी में आएगा। टाइप बी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आता है आपका टाइप सी। टाइप सी में आपके क्रॉनिक यूज़ आ जाता है। टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज़ क्रॉनिक यूज़। देन आपका आता है टाइप डी। टाइप डी में आपका आ जाता है डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एंड लास्ट आपका रहेगा टाइप ई, जिसमें आपका रहेगा एंड ऑफ यूज़। टाइप सी इज एंड ऑफ यूज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। 5 नाम ये जो है आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर सेंसिटिविटी इज अ टाइप ऑफ डैश एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये हमने देख लिया हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आपका किस टाइप का है? ये आपका टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, जो कि आपके बिजारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहते हैं। इसी में आपके 4 टाइप्स के आते हैं। टाइप 1 में आपका आता है एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी में। टाइप 2 जो है, टाइप 2 आपका साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस रहते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। टाइप 3 जो है ये आपके आर्थस रिएक्शंस इसमें रहेंगे। एंड टाइप 4 जो है, टाइप 4 में क्या रहेगा? टाइप 4 में डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रहेगा। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इसमें रहेगा। तो ये आपके 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ एडीआर दैट कैन बी मैनेज्ड बाय रिड्यूसिंग द ड्रग डोज और विड्रॉल ऑफ द ड्रग। सो ये आपके रिएक्शंस रहते हैं क्रॉनिक इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, जो कि किस टाइप के हैं? दीज आर द टाइप सी रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स कोज विच टाइप ऑफ ड्रग एलर्जी। लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स किस टाइप की ड्रग एलर्जी कोज करती हैं? सो दे कोज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजारे इफेक्ट्स। इनमें से विजारे इफेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो विजारे इफेक्ट में आपका एनाफाइलेक्सिस कोज बाय पेनिसिलिन, ये आपका आ जाएगा। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का ये एक टाइप है जिसमें आपका हाइपर सेंसिटिविटी सब टाइप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट कैन बी मैनेज बाय नॉट यूजिंग द ड्रग इवन इन द फ्यूचर।
ठीक है, ड्रग को फ्यूचर में नहीं यूज़ करने पे किस टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज किया जा सकता है। सो दिस वन इज विजारे इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड इडियोसिंक्रेटिक और अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस एंड एडवर्स ड्रग विड्रॉल इवेंट्स। तो ये आपके आते हैं टाइप बी में, विजारे वाले में ही आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अराइज ड्यू टू सडन विड्रॉल ऑफ मैनी ड्रग्स। ठीक है, अगर सडनली विड्रॉ कर लिया जाए किसी ड्रग्स को, सो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट अराइज होगा। सो इट विल कोज एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ सिवियर अटैक इन कंजेनिटल पॉर्फिरिया। ठीक है, कंजेनिटल पॉर्फिरिया के सिवियर अटैक में प्रेसिपिटेशन कॉज कौन सा ड्रग करेगा। सो दिस ड्रग इज बार्बिचुरेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट ड्रग रिकॉग्नाइज्ड टू कोज टेरेटोजेनिसिटी। फर्स्ट ड्रग जो कि टेरेटोजेनिसिटी कोज करने केपेबल था। सो दैट ड्रग इज थैलिडोमाइड एंड ये कोज करता है फोकोमेलिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिजीजेज इंड्यूस्ड बाय सेलिसाइलेट्स। सेलिसाइलेट्स से कौन सा डिजीज इंड्यूस होता है। सो दिस डिजीज इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन और ब्लीडिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशिंग सिंड्रोम में भी कोज बाय। सो कशिंग सिंड्रोम कोज हो सकता है बाय कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है skeletal and CNS abnormalities in a fetus are caused by which teratogenic drug। skeletal and CNS abnormalities fetus में ये आपकी किस teratogenic ड्रग की वजह से कोज हो सकती हैं। सो दिस ड्रग इज वार्फरिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज आर ऑल्सो नोन। जो ड्रग के यूज़ करने की वजह से अदर डिजीजेज इंड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो ड्रग्स जो हैं या उन टाइप्स की डिजीज़ को क्या कहा जाता है। सो दीज टाइप ऑफ डिजीज़ आर नोन एज iatrogenic डिजीज़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पॉइजनिंग इज अ सेल्फ और एक्सीडेंटल एंड द सिम्टम अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द पॉइजन इज कंज्यूम। सो दिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग इज एक्यूट पॉइजनिंग। अगर इमीडिएटली सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो वो एक्यूट हो गया, अगर सिम्टम्स लेट अपीयर हो रहे हैं तो वो आपका क्रॉनिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड रिमूव्स अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को स्टमक से रिमूव करने वाला मेथड है गैस्ट्रिक लेवेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट एंड डाइमर कैप्रोल सॉल्यूशन इन टॉक्सिक डैश पॉइजन। सो सोडियम थायोसल्फेट एंड डाइमर कैप्रोल सॉल्यूशन जो है ये किस पॉइजनिंग में जो है वो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सो ये आपका मेटेलिक पॉइजनिंग में जो है ये आपका एज एन एंटीडोट या इनटॉक्सिक रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग में आपका नेलोक्सोन एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट यूज होता है डाइमर कैप्रोल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में आपका यूज होता है डेस्फेरियोक्सामिन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर कैफीन पॉइजनिंग। कैफीन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है। सो इट इज एस्मोलोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा यूज होता है। सो दिस वन इज एट्रोपिन एज वेल एज प्रेलिडॉक्सिम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट यूज फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग इज। मॉर्फिन पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट यूज होता है नेलोक्सोन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अकर्स ऑन रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ अ ड्रग। ड्रग की रिपीटेड कंजम्पशन की वजह से
जो है आपका कोज होता है ड्रग डिपेंडेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंडिकेट्स कंज्यूमिंग अ ड्रग अपार्ट फ्रॉम मेडिकल नीड और इन एक्सेस क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी कहलाती है ड्रग एब्यूज़, जिसमें आप ड्रग को कंज्यूम करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल नीड, मेडिकल नीड नहीं भी है, ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपका ड्रग एब्यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्टेट व्हेन पीरियोडिक और क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन डेवलप्स ऑन रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ ड्रग। ठीक है, सो दिस स्टेट इज नोन एज ड्रग एडिक्शन, जिसमें आपका पीरियोडिक या फिर क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन डेवलप हो जाती है जब आप ड्रग को रिपीटेडली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल शोज रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू द pharmacological response of a drug due to prior exposure to that drug. So this particular state is known as drug tolerance. So यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो ड्रग को रिपीटेडली बार बार यूज़ कर रहा है, तो वो ड्रग जो है वो अब कुछ टाइम के बाद वो पर्सन उस ड्रग के ऊपर टॉलरेंस शो कर रहा है कि उसके ऊपर अब इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो वो आपका ड्रग टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आती है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस क्या रहती है कि अब ये जो ए पर्सन है, अगर इसमें टॉलरेंस हुई है तो ये जो ड्रग एक्स ड्रग है ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा उस पर्टिकुलर डोज पे, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब क्रॉस टॉलरेंस में क्या हो जाता है कि जो ये ए पर्सन है, अब ये एक्स ड्रग जो है ये आपका एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक कैटेगरी के और जो अदर ड्रग्स रहेंगे उनके अगेंस्ट भी ये पर्सन जो है वो टॉलरेंस शो करेगा। मीन्स पूरी क्लास के अगेंस्ट ही टॉलरेंस शो करने लग जाएगी बॉडी। सो ये आपकी क्रॉस टॉलरेंस हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड। ठीक है, ओपियोइड्स के विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सो यहाँ पे आपका यूज़ होता है मिथाडोन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोवाविटोन, फिनोवाविटोन, बेंजोडाइजिपीन्स, कार्बामाजिपिन एंड वेलप्रोइक एसिड आर गिवन फॉर कंट्रोलिंग और सप्रेसिंग द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ। सो ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, ये किसके विड्रॉल सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? सो दे आर यूज टू सप्रेस द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ कोकेन ट्रीटेड विद। कोकेन के विड्रॉल सिम्टम्स ट्रीट होते हैं बाय यूजिंग ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड्स। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में आपका एसिड लोड टेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरेंस टेस्ट आर परफॉर्म टू टेस्ट। क्लियरेंस टेस्ट आपके परफॉर्म किए जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म टेस्ट एंड गैमेलिन टेस्ट आर परफॉर्म फॉर। फॉर्म टेस्ट एंड गैमेलिन टेस्ट ये आपके परफॉर्म होते हैं फॉर वाइल्ड पिगमेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोलैलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड इन। ऑस्मोलैलिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में मेज़र की जाती है? सो ये आपकी मेज़र की जाती है यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज रिक्वायर्ड व्हिच क्लियरेंस टेस्ट इज प्रेफर। ठीक है, जब आपको एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करनी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, तो उस केस में आपका जो क्लियरेंस टेस्ट प्रेफर किया जाता है दैट इज इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोथरास टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर। रोथरा टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन यूरोविलिनोजेन इज एस्टिमेटेड सेमी क्वांटिटेटिवली बाय विच रिएजेंट। ठीक है, सो यूरिन यूरोविलिनोजेन सेमी क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट किया जाता है बाय यूजिंग एरलिच एल्डिहाइड रिएजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्यूरिक एसिड टेस्ट आर परफॉर्म फॉर।
हिप्योरिक एसिड टेस्ट जो है ये आपके परफॉर्म किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द लीवर फंक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में कॉज, अब नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म आपका हेमोलाइटिक जॉन्डिस कोज कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस, किसी भी टाइप का जॉन्डिस जो है वो कोज हो सकता है अब नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट इज, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए में जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड टेस्ट कौन से हैं, सो इसमें आपका गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपका इंक्लूड करता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल इन यंग अडल्ट इज, यंग अडल्ट में नॉर्मल रेंज सीरम कोलेस्ट्रॉल की कितनी होनी चाहिए, सो इट शुड बी बिटवीन 150 टू 270 mg/dl, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन विच कंडीशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो किस कंडीशन में जो है वो इंक्रीज करता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज करता है इन हाइपोथायरॉयडिज्म, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सभी कंडीशंस में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडवॉल्ड इक्वेशन आर यूज टू मेजर, फ्रेडवॉल्ड इक्वेशन जो है ये आपकी यूज की जाती है टू मेजर द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कैरियड आउट टू डिटेक्ट एल्बुमिन इन यूरिन, यूरिन में एल्बुमिन को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट कैरी आउट किया जाता है, सो दिस टेस्ट इज हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एब्सोल्यूट काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स एक्सीड दिस कंडीशन कॉल्ड, सो जब लिम्फोसाइट्स का एब्सोल्यूट काउंट एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सो दिस कंडीशन इज नोन एज लिम्फोसाइटोसिस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इंक्लूड, सो यूरिन के जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें क्या क्या कंपोजिशन उसमें रहती है, क्या इंक्लूड किया जाएगा उसमें, सो उसमें आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेटलेट इंक्लूड, प्लेटलेट्स में अबनॉर्मेलिटीज होना मीन्स दिस विल इंक्लूड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइथेमिया इज अ डिजीज एसोसिएट्स विद, पॉलीसाइथेमिया डिजीज जो है ये आपका एसोसिएटेड रहता है विद एरिथ्रोसाइट्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सो अगर रेड ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो दैट डिजीज इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अनीमिया जो है वो किसके आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है, एंड जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है दैट टाइप ऑफ अनीमिया इज नोन एज माइक्रोसाइटिक अनीमिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया अकर्स ड्यू टू, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अकर करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस में अकर्स ड्यू टू, सो जॉन्डिस जो है यह अकर करता है ड्यू टू हेमोलाइटिक अनीमिया, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मेल ऑफ एसीटोन इंडिकेट्स इन यूरिन, ठीक है, अगर यूरिन में एसीटोन की स्मेल आ रही है तो उसकी वजह से क्या इंडिकेट होता है, तो इट इंडिकेट्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज रेड कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू, सो यूरिन का ऑरेंज रेड कलर जो है ये आपका प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इनटेक ऑफ रिफेम्पिसिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज,
सो ऐसे ड्रग प्रोडक्ट्स जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी परचेज किए जा सकते हैं, सो इस टाइप के प्रोडक्ट को कहा जाता है OTC ड्रग्स, दैट इज ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ओरल मेडिकेशन इन डायरिया इज। डायरिया में फर्स्ट चॉइस ओरल मेडिकेशन कौन सी है? तो दिस वन इज ORS सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी एनालॉग कैल्सिट्रायोल इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो विटामिन डी एनालॉग है कैल्सिट्रायोल, कि किसकी ट्रीटमेंट में यूजफुल रहता है? तो इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटीपायरेटिक्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें आपका एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, ये सारे सारे जो हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटीपायरेटिक्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम द OTC वन। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन OTC मेडिसिन से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, सो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन। विदाउट मेडिकल सुपरविजन अगर हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अनसेफ होंगी। सो दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द OTC वन, क्योंकि OTC ड्रग्स को हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर OTC प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। इनमें से किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है? सो स्किन ऑइंटमेंट इसमें आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो है इसमें आपकी नहीं आएंगी, एंटासिड प्रिपरेशन, टेबलेट्स फॉर कफ। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो है ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती हैं, OTC ड्रग्स में नहीं आती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मस सबसेलिसाइलेट, केओलिन, लोप्रामाइड, लैक्टोबैसिलस आर OTC मेडिसिन फॉर। तो ये डिफरेंट आपको नाम दिए गए हैं, ये OTC मेडिसिन हैं किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए? So they are useful in case of diarrhea. So option C is correct. Next question है, acetaminophen is safe but may be dangerous to dash in higher dose। ठीक है, एसिटामाइनोफेन यानी कि पैरासीटामोल वैसे तो सेफ होती है, लेकिन हायर डोज पे ये आपका लीवर के लिए डेंजरस होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करवा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स टेकिंग थियोफाइलिन, वॉर्फिन और फिनाइटोइन शुड नॉट टेक। तो ऐसे पेशेंट जो कि थियोफाइलिन, वॉर्फिन या फिर फिनाइटोइन जैसे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनमें H2 एंटागोनिस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ इन OTC मार्केट इंक्लूड। ठीक है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन से, मेजर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं OTC मार्केट की ग्रोथ को? तो इसमें आपका कस्टमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ मेडिकेशन आ जाएगा, कन्वीनियंस आ जाएगा, इजी एक्सेस आ जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके फैक्टर्स हैं OTC मार्केट की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द हार्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। सो एम्पैथी जो है बेसिकली यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, डैश इज द हार्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। सो एम्पैथी जो है, एम्पैथी इज द हार्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is communication without words? So, communication without words is non-verbal communication। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a form of non-verbal communication? non-verbal communication की फॉर्म इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, रिटन कम्युनिकेशन, दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन टेलीपैथी जो है, टेलीपैथी इज नॉट द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गुड वे टू कंटिन्यू द कम्युनिकेशन। ठीक है,
कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा एक अच्छा मेथड रहता है? सो दिस मेथड इज आस्क क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पुट करते जाएंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कंटिन्यू द कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉर्म्स डू क्वेश्चंस कम इन? ठीक, क्वेश्चन जो है वो कितनी फॉर्म में आते हैं? सो क्वेश्चन जो है मेनली आपकी दो फॉर्म में होते हैं। एक आपका ओपन क्वेश्चंस होते हैं एंड दूसरा आपके क्लोज क्वेश्चंस रहते हैं। क्लोज क्वेश्चन बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, ओपन क्वेश्चन जो है वो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कोई भी नॉलेज आपको गेन करनी है तो उसके रिगार्डिंग, लेकिन क्लोज में आपके वेरीफाइंग या कंफर्मेशन क्वेश्चन ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्पीकिंग ऑन द फोन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज? जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो किस टाइप की कम्युनिकेशन यूज़ की जा रही है? तो इस टाइप में आपकी वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर? कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है? तो कम्युनिकेशन आपकी चार टाइप्स की रहती है। कौन कौन से चार टाइप्स रहते हैं? एक आपकी वर्बल रहती है, दूसरी आपकी नॉन वर्बल रहेगी, तीसरी आपकी रिटर्न रहेगी, चौथी आपकी विजुअल रहेगी। तो ये चार मेन टाइप्स की कम्युनिकेशंस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट नॉन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? ओल्डेस्ट नॉन फॉर्म कम्युनिकेशन की कौन सी है? तो दिस वन इज रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इमोशन ऑफ फीलिंग इन योर वॉइस? ठीक है, वॉइस में इमोशन और फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? सो दिस टर्म इज टोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्स एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स नॉट इंक्लूड? स्किल्स एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं आएगा? सो यहाँ पे आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, एम्पैथी आ जाएगी, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन सिंपैथी जो है वो आपकी इसमें नहीं आएगी, स्किल्स एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम डेवलप्ड बाय हेल्थ केयर नंबर्स लुकिंग टू इम्प्रूव मेडिकेशन अडहेरेंस? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्रोनिम, कौन सी ऐसी टर्म है जो कि डेवलप की गई है बाय हेल्थ केयर मेंबर्स मेडिकल अडहेरेंस को इम्प्रूव करने में देखने के लिए? ठीक है, सो ये टर्म जो है आपकी है सिंपल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ अडहेरेंस इज? रेट ऑफ अडहेरेंस क्या होता है? रेट ऑफ अडहेरेंस इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डोजेज ऑफ द मेडिकेशन एक्चुअली टेकन बाय द पेशेंट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड पे जो है वो कितनी प्रिस्क्राइब्ड डोज की परसेंटेज जो है वो ली गई है पेशेंट के थ्रू। सो दैट इज द रेट ऑफ अडहेरेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेकेंड टाइप ऑफ नॉन अडेरेंसेस? तो सेकेंड टाइप की नॉन अडेरेंस आपकी नॉन परसिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अडहेरेंस टू ड्रग ट्रीटमेंट? इनमें से कौन सी टर्म जो है वो, कौन सा फ्रेज जो है बेस्ट डिफाइन करेगा अडहेरेंस को ड्रग ट्रीटमेंट के लिए? तो दिस वन इज टेकिंग द ड्रग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल विच फूड आर कंसिडर टू बी हाई इन विटामिन के एंड शुड बी अवॉइडेड इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन ऑन वार्फिन डोज? ठीक है, इन जनरली कौन से टाइप के फूड को विटामिन के रिच कहा जाएगा एंड इनको अवॉइड करना चाहिए लार्ज अमाउंट में जब आप वार्फिन डोज पे हैं? ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ फूड्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज कॉमन कंडीशन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन हैज अनीमिया? ठीक है, अनीमिया कॉमन कंडीशन है
जब पर्सन को अनीमिया होता है तो उसमें क्या कंडीशन जो है वो राइज होती है। तो द ब्लड डज नॉट हैव एनफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड है उसमें ज़्यादा आरबीसी जो है प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। आरबीसीज की कमी होने की वजह से आपका अनीमिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंट इज द यूजुअली चॉइस फॉर ट्रीटिंग मॉडरेट टू सिवियर ट्रेवलर्स डायरिया। ठीक है, मॉडरेट टू सिवियर ट्रेवलर्स डायरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सो दिस वन इज नॉरफ्लोक्सासिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी कोजेज डैश डिजीज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज कोज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है ये आपकी ब्लड कोगुलेशन में प्रॉब्लम्स कोज करती है, क्योंकि डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं विटामिन के की हेल्प से सिंथेसाइज होते हैं। फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10 ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के की हेल्प से जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनिटल डिजीजेज आर। कंजेनिटल डिजीजेज क्या हैं? सो ऐसे डिजीजेज जो कि बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, दीज आर नोन एज कंजेनिटल डिजीजेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल फैटी एसिड। इनमें से असेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? तो असेंशियल में आपका लिनोलेनिक एसिड जो है ये आपका असेंशियल फैटी एसिड आता है। बाकी एराकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, दीज आर द नॉन असेंशियल फैटी एसिड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस इज द कम्युनिटी ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेज दैट इज अनयूजुअली लार्ज और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सो अकरेंस हो रही है कम्युनिटी में एक लार्ज ये नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज की जो कि काफ़ी लार्ज हैं। बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ केसेस अकर हो रहे हैं सोसाइटी में, सो दैट इज नोन एज एपिडेमिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं एंडेमिक की बात करूँ तो एंडेमिक डिस्क्राइब करता है कि जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट है, परमानेंटली प्रेजेंट है एक रीजन या फिर पॉपुलेशन में, दैट इज एंडेमिक। एपिडेमिक आपका लार्ज लार्ज मीन सेवरल कम्युनिटीज़ में, लार्ज एरियाज में जो है वो स्प्रेड हो गया। पेंडेमिक मीन्स आपका डिफरेंट ग्लोबल रीजन पे जो है वो स्प्रेड हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज पेंडेमिक। बाकी इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपका डिजीज कोज हो रहा है दैट इज इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनरिक फॉर्म ऑफ कोमेरिन। कोमेरिन की जेनरिक फॉर्म जो है कौन सी है? तो दिस वन इज वॉर्फिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रेंथ इन अ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन आईवी बैग इज। सो नॉर्मल सलाइन आईवी बैग में सोडियम क्लोराइड की करेक्ट स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होती है? सो दिस वन इज 0.9%। आइसोटोनिक बी रहती है एंड दिस इज अ करेक्ट स्ट्रेंथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO defines anemia in adults as hemoglobin levels less than dash for males and less than dash for females। ठीक है, WHO ने अडल्ट में अनीमिया को डिफाइन किया है जब हेमोग्लोबिन लेवल्स 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएंगी मेल्स में एंड 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएंगे फीमेल्स में, देन वी कैन सी द पर्सन हैज अनीमिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेफरल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डैश बाय द फार्मासिस्ट एज अ कंफर्मेशन दैट द टेस्ट हैज़ बीन डन बाय अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन। ठीक है, सो सारे जो रेफरल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके क्या होने चाहिए? ये साइन होने चाहिए। कौन साइन करेगा? फार्मासिस्ट साइन करेगा। एंड साइन करने से क्या होगा? एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो भी टेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनली ट्रेन पर्सन के थ्रू जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीनिंग रिजल्ट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन। तो स्क्रीनिंग रिजल्ट्स पेशेंट्स को रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस को कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिफाइन करेगी? So it is defined as the patient and healthcare professional participate as partners to reach an agreement about the use of drugs. So यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस एक्सेप्ट। इनमें से नॉन कंप्लायंस के कंसिक्वेंसेज कौन से नहीं रहेंगे? ठीक है, सो रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड बेनिफिशियल इफेक्ट। सो इसमें बेनिफिशियल इफेक्ट जो है ये आपका नॉन कॉम्प्लायंस का कंसिक्वेंसेज में नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड रीजंस फॉर पुअर अडेरेंस एक्सेप्ट द। सो इनमें से हमें बताना है कौन सा रीज़न जो है वो पुअर अडेरेंस के साथ रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे आपका लेजिबल और इनएक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन, ग्रेटर नंबर ऑफ मेडिकेशंस, मोर देन 2 डोजेस पर डे। ठीक है, दीज आर द रीजंस फॉर पुअर अडहरेंस। लेकिन लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, अनकेयरिंग स्टाफ, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड रीज़न नहीं है फॉर पुअर अडहरेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर इन पेशेंट काउंसलिंग इज। पेशेंट काउंसलिंग में गुड काउंसलर की क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? तो दे शुड बी अ गुड लिसनर, एम्पैथेटिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट क्वालिटीज़। इसके अलावा नॉन जजमेंटल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली करे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो उसमें होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन इज। पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो है ये आपका काउंसलिंग कंटेंट जो है वो आपका कहलाता है हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द काउंसलर। जो सक्सेस है काउंसलिंग का वो किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज्ड फॉर। पहला फेज जो है काउंसलिंग का ये आपका यूज़ होता है, यूज़ होता है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन और ग्लैंड। इंसुलिन जो है ये आपका नेचुरल हार्मोन है जो कि सिक्रेट होता है बाय द पेनक्रियाज। ठीक है, बीटा सेल्स इनको सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट साइट्स ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को अगर सेल्फ इंजेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट साइट कौन सी रहेगी? तो इसमें आपका बेस्ट साइट रहती है थाइज एंड द एब्डोमेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल कम होना, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? तो इनिशियल सिम्टम्स इंक्लूड्स स्वेटिंग, ट्रेमुलोसनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस, मूड चेंज, हंगर। सो ये आपके जो हैं वो डिफरेंट सिम्टम्स हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई इज। एमडीआई की फुल फॉर्म क्या है? एमडीआई स्टैंड फॉर मीटर्ड डोज इनहेलर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट शुड वी एडवाइज टू रिंस देयर माउथ विद वाटर आफ्टर इनहेलेशन ऑफ। तो पेशेंट्स को अपना माउथ जो है वो रिंस करना चाहिए वाटर के साथ जब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को इनहेल करते हैं, ताकि थ्रॉट में अगर ड्रग जो है वो बचा हुआ है तो वो आपका क्लियर आउट हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। बेसिकली कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस का कौन सा है? सो इट इज बैक्टीरियम।
बैक्टीरिया से ये स्प्रेड होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविडेसे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पहला पर्सन कौन था जिसने इसको डिस्कवर किया था? सो वाज रॉबर्ट कोच। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में ये हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस के। काफ़ी वैरायटी ऑफ टॉपिक से ये क्वेश्चंस थे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।